नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। तो उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से उत्तराखंड के दौरे पर आने वाले हैं। 27 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखवा दौरे को लेकर तैयारियां तेज हैं। तो वहीं इसे लेकर बात अगर की जाए, सीएम धामी का एक कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से शीतकालीन यात्रा में आने की बात कही गई थी। उनके दौरे से उत्तराखंड को हर बार कुछ न कुछ खास मिलता है और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवास के तहत मुखवा पहुंचते हैं तो शीतकालीन यात्रा को जरूर बढ़ावा मिलने वाला है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का हमारे राज्य से बहुत जुड़ाव है, बहुत लगाव है। उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है और शीतकालीन यात्रा जो हमने इस वर्ष प्रारंभ की है, पिछले वर्ष से दिसंबर माह से हमने 8 दिसंबर 2024 को ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर से इस यात्रा का शुभारंभ हुआ है और इस यात्रा के अच्छे परिणाम आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी उस यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए देश दुनिया का ध्यान हमारे राज्य की ओर आए, हमारी शीतकालीन यात्रा में आए और पूरे साल भर लोग आए, यात्रा आए। हमने उनको यात्रा के बारे में जैसे ही उनको बताया तो उन्होंने कहा कि मैं भी इस यात्रा में शामिल होना चाहूँगा और वो मुखवा आ रहे हैं, उसकी तैयारियां चल रही हैं। और वो जब भी आते हैं, चाहे वो भारत के पहले गांव माणा गांव में आना हो, उनका इन्वेस्टर समिट में आना हो या आदि कैलाश की यात्रा हो, हर यात्रा हमारे लिए बहुत सुखद होती है और पूरा उत्तराखंड हमारा दुनिया के नक्शे में आता है, देश के नक्शे में आता है। तो हम सब लोग और हरसिल के लोग, मुखवा के लोग, उत्तरकाशी के लोग, सीमांत क्षेत्र के हमारे तीर्थ पुरोहित, हमारे धार्मिक संगठनों के लोग, सभी लोग उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। देहरादून में बजट को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि यह झूठ का पुलिंदा है। बजट ऐसा है जैसे पुरानी बोतल में नया शरबत। उन्होंने कहा यह आंकड़ों की बाजीगरी से भरपूर बजट है जिसमें आधारभूत और मूलभूत जरूरतों का ख्याल नहीं रखा गया। बजट में केवल हवाई योजनाओं को दर्शाया गया। मैंने कल भी कहा था कि आज पूरे प्रदेश में जनमानस में बहुत ही आक्रोश है, जनता में, और जन आक्रोश सड़क पे दिखाई दे रहा है। जन सैलाब उमड़ रहा है और सशक्त भूखान की मांग प्रदेश की जनता चाहती है। सशक्त भूखान हो और मूल निवास को भी परिभाषित करने की जरूरत है। मूल निवास और सशक्त भूखान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और जिस तरह से पिछले भारतीय जनता पार्टी के शासन में सरकार ने जो भू कानूनों में संशोधन किया है, जिस उद्देश्य के लिए जमीन सरकार द्वारा दी गई निजी घरानों को, अपने चहेते उद्योगपतियों को, उन्होंने उस जमीन का क्या उपयोग किया है। लैंड यूज चेंज हो गए और 2018 और 2022 के बाद तो जमीनों को जिस तरह से कौड़ियों के भाव दे दिया गया। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हरीश खरेना फोन लाइन पर। हरीश, अगर बात कर ली जाए तो बजट को लेकर जिस तरीके से निशाना साधा जा रहा है विपक्ष की ओर से, कहा जा रहा है कि पुरानी बोतल में नए शरबत के समान है। क्या माने इस बयान के और बजट में जनता के लिए क्या खास, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार इसको जनता के हित में बता रही है। हरीश, देखिए बसंत, उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में जो बजट सेशन चल रहा है, आज चौथा दिन है और लगातार चर्चा और परिचर्चा की जो कवायद है वो शुरू है। आज की अगर बात करें तो आज बजट सत्र जब शुरू हुआ है तो सबसे पहले जो कृषि विभाग की अगर बात करें तो कृषि विभाग के जो मंत्री हैं गणेश जोशी, उनसे सवाल यहाँ पर किया गया था। तो उस पर विपक्ष ने काफी देर हंगामा काटा और जब वो जवाब से संतुष्ट नहीं हुए तो उन्हें वॉकआउट करना पड़ा। अभी 3 बजे तक की भी जो बजट है सत्र है वो स्थगित किया गया है। उसके बाद दोबारा से बजट सत्र की जो कार्रवाई होगी वो शुरू होगी। लेकिन बहरहाल बजट की अगर बात करें, जैसे यशपाल आर्य ने कहा है कि पुरानी बोतल में नया शरबत था। खासतौर पर अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में इस बार कहीं न कहीं वृद्धि बजट में हुई है और इस बार लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा का जो बजट है वो जनता के प्रत्यक्ष में है। तमाम विभाग इसमें शामिल किए गए हैं। विभागवार इसमें बजट रखा गया है। चाहे आपदा का मद हो, चाहे सिंचाई की मद हो, तमाम जो विभाग है उसमें
रखे गए हैं। अगर हम दूसरी तरफ योजनाओं की बात करें तो योजना भी करोड़ों रुपए की योजनाएं इसमें शामिल की गई हैं। जाहिर सी बात है कि इसी बजट में वृद्धि हुई है और कहीं न कहीं जो वृद्धि होना ये संकेत करता है कि अब जो विकास कार्य हैं जो अधूरे हैं वो कहीं न कहीं राज्य सरकार से पूरा करने के परिप्रेक्ष्य में काम करेगी। तो जो अभी की अगर बात करें तो अभी 3 बजे तक के लिए जो बजट है वह स्थगित किया गया है, उसके बाद फिर से बजट सत्र शुरू होगी। जी चलिए ठीक है, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, जानकारी लगातार आपसे ले रहे हैं। तो बजट को लेकर अब यहां पर विपक्ष निशाना साधता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल बढ़ते हैं आगे। खबर है देहरादून से, जहां पर प्रदेश में सशक्त भू कानून को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह कहना है कि उन्होंने भू कानून को लेकर प्रदेश की जनता से जो वादा किया था उसे पूरा करने जा रही सरकार, और साथ ही विधानसभा सत्र में सशक्त भू कानून के विधेयक पर मोहर लग जाएगी, जो कि देवभूमि के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हरीश लगातार हमारे साथ बने हुए। हरीश, बात अगर की जाए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो भू कानून को लेकर कहते नजर आए कि प्रदेश के हित में। सबसे पहले दर्शकों को सुनवाते हैं सीएम धामी ने क्या कहा, फिर संवाददाता से बातचीत करेंगे। भू कानून इस राज्य के लोगों की भावनाओं के अनुरूप उसको प्रावधानित किया गया है और लंबे समय से राज्य के लोग भू कानून की मांग करते रहे हैं, कानून की बात करते रहे हैं, कुछ प्रावधानों की बात करते रहे हैं। उसके लिए हमने पिछले सत्र में जो हमारा गैरसैंण में आयोजित हुआ था उसके बाद से लगातार जो हमारे हितधारक हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी के विचार लिए हैं। राज्यवासियों की सबके विचार जानने का हर तरह से प्रयास हुआ है, उनके सुझावों को भी लिया गया है। अनेक लोग जो हमारे राज्य के अंदर अनेक क्षेत्रों में काम जिन्होंने किया है, अनेक अनुभव प्राप्त किए हैं, विशिष्टताएं प्राप्त की हैं, उन सभी के साथ हमने भराड़ीसैंण में, गैरसैंण में भी हमने एक बैठक आयोजित की थी। भू कानून तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हरीश खनेड़ा लगातार बने हुए हैं। हरीश, बात अगर की जाए भू कानून को लेकर, सीएम धामी की तरफ से कहा गया कि सशक्त भू कानून आज के समय की प्राथमिकता भी है और साथ ही डिमांड भी है। भू कानून को लेकर क्या मायने हो जाते हैं धरातल पर जब ये भू कानून लागू होगा, तो इसके क्या मायने और कितना जरूरी उत्तराखंड में भू कानून देखते हैं आप? हरीश, देखिए बसंत, जाहिर सी बात है कि भू कानून की जो मांग है वो लंबे समय से प्रदेशवासी कर रहे थे, यहाँ के तमाम संगठन के लोग कर रहे थे, यहाँ की जो आवाम है वो लगातार इस आवाज को बुलंद कर रही थी। यही नहीं बल्कि सड़कों पर भी आंदोलन देखा गया है भू कानून की मांग को लेकर के। लेकिन कहीं न कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के रूप में है, और उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया कि जब तमाम जो संगठन है, तमाम जो लोग हैं वो भू कानून की मांग कर रहे थे, तो उस पर उन्होंने एक मोहर लगाने का काम किया। पिछले दिनों एक बैठक यहाँ पर हुई थी, जिस गैरसैंण के भराड़ीसैंण में बैठक हुई थी, तमाम दल इसमें मौजूद थे और उनसे भू कानून पर चर्चा हुई थी। और अब कहीं न कहीं जो कैबिनेट हुई है, कैबिनेट ने एक जो मंजूरी भू कानून को दी है, उसके बाद अब इसे सदन के पटल पर रखा गया है। जाहिर सी बात है कि आज की जब बात करें तो आज भी इस पर चर्चा होनी है भू कानून को लेकर के। लेकिन कहीं न कहीं बहुत मायने भू कानून उत्तराखंड में रखता है। अगर भू कानून लागू होता है, भू कानून अगर प्रदेश में लागू किया जाता है, तो इसको कहीं न कहीं एक सकारात्मक रूप इसको देखने को मिलेगा। जिस तरह से तमाम जो लोग हैं जो लगातार जमीनों की खरीद उत्तराखंड में हो रही है, चाहे मैदानी क्षेत्र हो, चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो, चाहे हम पौड़ी जिले की बात करें, टिहरी की बात करें, चमोली जिलों की बात करें, तो कहीं न कहीं लोगों के जो किसान है, जो कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं या किसानी है, तो उससे कहीं न कहीं इसका प्रभाव पड़ रहा है। अब जो मैदानी क्षेत्र है, चाहे वो उधम सिंह नगर का हो या फिर हल्द्वानी का क्षेत्र हो, हरिद्वार हो, रुड़की हो, तो उसको भी कहीं न कहीं जो बड़ी जो संख्या में जो जमीनें जो बची हुई हैं, उन पर कहीं न कहीं एक अंकुश लगाने का काम किया जा सकता है। तो एक बहुत मजबूत इसे माना जा सकता है। इसमें संशोधन सरकार के द्वारा किया गया है भू कानून पर, क्योंकि लंबे समय से मांग इसकी हो रही थी। चाहे वो हम अब तत्कालीन सरकारों की बात करें तो लगातार तब से सवाल उठ रहे थे, तो आप कहीं न कहीं इस पर मोहर लगाने का काम किया, विराम देने का काम राज्य सरकार ने किया है। अब देखना ये होगा कि किन किन बिंदुओं को इसमें समावेश किया गया है, क्या क्या चीजें इसमें रखी गई हैं। अब इसे चर्चा के बाद ही सारी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश, जुड़ा महत्वपूर्ण जानकारी साझा आपने की। राज्यवासियों की सबकी
उत्तराखंड विधानसभा सत्र के चौथे दिन की कार्रवाई जारी है। भू कानून को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने ये कहा है कि भू कानून पहले भी लाया गया था और साथ ही साथ उसके बाद इसमें कई बार संशोधन हुए, लेकिन उत्तराखंड की जनता के अनुरूप अभी तक भू कानून राज्य में लागू नहीं हो पाया। सरकार भू कानून को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दे और जो जमीन जिस इस्तेमाल के लिए लोगों को दी गई थी उनका क्या हुआ, इस पर एक श्वेत पत्र भी जारी करते हैं। हम तो सकारात्मक पहल की है हमने बजट। हम चाहते हैं कि सत्र सुचारू रूप से व्यवस्थित रूप से चले, लेकिन सरकार की नीयत, सरकार की मंशा बजट सत्र को चलाने की नहीं है। और हमने देखा है कि आज का जो सशक्त भू कानून की राज्य सरकार प्रस्तुत करने जा रही है, कल प्रस्तुत किया है, उस पर चर्चा होनी है। तो जो हम चाहते हैं कि पहली सरकार श्रद्धेय नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार और तत्कालीन मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी जी ने जो फैसले लिए हैं, वो फैसले अगर सरकार ईमानदार है उन फैसलों को। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने आन खड़े हुए हैं। जायक और कांग्रेस इसे गलत बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार इसके प्रावधानों को सही ठहरा रही है, जनहित में बता रही है। इस खबर में क्या है खास, दिखाते हैं आपको। यूसीसी को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने। सीएम बोले विपक्ष गुमराह करने के लिए आया सामने। विपक्ष ने सरकार द्वारा परंपरा तोड़ने का दिया संकेत। लिव इन रिलेशनशिप पर सरकार विपक्ष में मतभेद। उत्तराखंड में जब से यूसीसी कानून पास हुआ, कांग्रेस ने इसे लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बजट सत्र के बीच कांग्रेस ने यूसीसी को लेकर विधानसभा का घेराव किया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस प्रमुख करण माहरा ने कहा कि यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दी गई है, जो देवभूमि की संस्कृति के खिलाफ है। इसमें महिलाओं के पक्ष में फैसलों की संख्या कम है, जो कि महिला वर्ग के लिए ठीक नहीं है। ये संविधान की जो अनुच्छेद 44 उसका घोर उल्लंघन है और हम इसका विरोध इसलिए भी कर रहे हैं कि इसमें कई नियम बड़े गलत हैं। आपको कहा है आपने कि 1 महीने के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है साथ रहने के लिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति, कोई लड़का या लड़की 26 दिन साथ रहते हैं, 27वें दिन वो अपना रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं और किसी वजह से रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन से मना करता है, अगर वो कंसीव कर गई है, उस बीच में गर्भ उसका धारण हो गया है, तो उस बच्चे का और उस माँ का कोई भविष्य नहीं है। दूसरा, रजिस्ट्रार को आपने छूट दी है कि 15 दिन के अंदर वो आपका विच्छेद का अलाउ कर देगा, मतलब आपको अलग होने की परमिशन दे देगा। जबकि जो हमारे विवाह के कानून है भारत के, उसके तहत उसमें क्लॉज 9, क्लॉज 12 कई ऐसे हैं जिसमें आपको मौके दिए जाते हैं कि आप 1 साल से अलग रह रहे हो, आपकी काउंसलिंग होती है, आपको मौका दिया जाता है कि आप दोबारा सोचें, और उसमें 100 में से 90 के आसपास लोग जो है तलाक को वापस ले लेते हैं, तलाक नहीं होता, घर परिवार बसते हैं। अब अगर महिलाओं से जुड़ा मुद्दा है तो महिला मोर्चा कैसे पीछे रह सकता है। लिहाजा कांग्रेस की महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने भी सरकार को घेरा। ज्योति ने महिलाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि लिव इन रिलेशन में साथ रहने पर लड़की का भविष्य खतरे में रहता है। अगर लड़का लड़की अलग हो जाते हैं तो इसे लेकर लड़की के परिवार पर संकट आ सकता है। देखिए, सबसे पहली बात तो महिलाएं असुरक्षित है। एक बात बताइए, एक लड़का एक लड़की साथ रहते हैं बिना विवाह के, लड़का बोल देता है कि अब उसके साथ नहीं रहना चाहता है, उस लड़की का भविष्य क्या है, उसके परिवार का भविष्य क्या है। लिविंग को एक तरफ हम लोग मुस्लिम में चार शादियों का विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम लोग आफ्टर मैरिज लिविंग को लीगलाइजेशन की बात कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति, हमारे धर्म के खिलाफ है। यूसीसी के प्रावधान सभी धर्म के लोगों के लिए शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण अनिवार्य, पति पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी की इजाजत नहीं, सभी धर्मों में पति पत्नी को तलाक का समान अधिकार, मुस्लिमों में हलाला और इद्दत की प्रथा पर प्रतिबंध, जायज की तरह ही नाजायज बच्चे को संपत्ति का हक, सभी धर्मों में बेटे बेटी को संपत्ति का। अब अगर विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाएंगे तो इसका जवाब तो आना ही है, और इसका जिम्मा भी सीएम धामी ने उठाया। सीएम धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ कर दिया कि यूसीसी में लिव इन रिलेशन को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है, बीजेपी सरकार परंपरा नहीं तोड़ रही बल्कि हिंसा को रोक रही है। इसमें कुछ भी नया नहीं किया गया, केवल लिव इन में रहने वाले लोगों को सरकार और माता पिता को जानकारी देनी होगी। एक तो लिव इन रिलेशनशिप
ये इसमें प्रावधान जरूर किया गया है यूसीसी में। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। हमारी संस्कृति इसको मान्यता नहीं देती है। हमारी संस्कृति में कहीं कोई स्थान नहीं। लेकिन हम लोग लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास रखने वाले लोग हैं और देश के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट में कई बार ये फैसले आए हैं और लोग रहते आए हैं साथ में। हमने केवल और केवल लिव इन रिलेशनशिप में ये प्रावधान कर दिया कि जो भी लोग इस संबंधों के आधार पर अपना जीवन निर्वासित कर रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, उनको अब ये जानकारी देनी होगी, उनके माता पिता को जानकारी देनी होगी, हमारे पास भी जानकारी होगी, क्योंकि पिछले सालों के जो बहुत सारे ऐसे प्रकरण आए हैं, इन प्रकरणों में अनेक बार साथ में रहते रहते संबंध शुरू में अच्छे होते हैं लेकिन बाद में संबंध खराब हो जाते हैं, हिंसा होती है, पुलिस केस होते हैं, कोर्ट कचहरी न्यायालय में मामले जाते हैं, अनावश्यक कई प्रकार के उत्पीड़नों का शिकार दोनों ही पक्षों को, कभी महिला और पुरुष दोनों का ही उत्पीड़न अलग अलग दिशा में होता है। और कई बार इसमें इतनी हिंसक घटनाएं होती हैं कि जिन माता पिता के बेटे या बेटियां ऐसे संबंधों में रहते हुए उनकी हत्याएं हो जाती हैं। हालांकि किसी भी प्रदेश या देश में सरकार की योजनाओं का विरोध करना तो विपक्ष का काम होता है, लेकिन कांग्रेस को सोचना चाहिए कि अगर लिव इन रिलेशन में लोग बिना शादी के एक साथ रह रहे हैं और रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो क्या इससे महिलाओं की सुरक्षा खतरे में कैसे आ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी समेत विपक्षी विधायकों ने कंबल लपेटकर सरकार पर तंज कसा। विपक्षी विधायक गैरसैंण में ठंड होने की वजह से सत्र न करवाए जाने को लेकर तंज कस रहे थे। आपको बता दें कि दरअसल उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी होने के कारण यह बजट सत्र गैरसैंण आयोजित किया जाना था और इसी बात का मुद्दा बना विपक्षी विधायकों ने सरकार को घेरने की कोशिश की। तो में बीजेपी विधायक खजान दास के मुताबिक बात कर ली जाए तो गैरसैंण विधानसभा में निर्माण कार्य चलने के कारण यह सत्र देहरादून में आयोजित करवाया गया। देखिए, पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी और पहाड़ की राजधानी तीनों ही काम नहीं आ रही। भारतीय जनता पार्टी ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था और ग्रीष्मकालीन सत्र भी गैरसैंण में नहीं चलाना चाहते। जैसे गैरसैंण की बात आती है तो सरकार को ठंड लग जाती है, इसलिए हम आज कंबल ओढ़कर आए हैं कि सरकार की ठंड दूर हो, गैरसैंण के बारे में कुछ सोचे, पहाड़ के बारे में कुछ सोचे। सरकार की पहाड़ विरोधी मानसिकता साफ साफ दिखाई देती है। सरकार को जगाने के लिए, सरकार की ठंड को भगाने के लिए, गैरसैंण की याद दिलाने के लिए हम ये कंबल ओढ़कर आए हैं। तो चलिए फिलहाल उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे जनतंत्र टीवी। नमस्कार।